नमस्कार। आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत न्यूजीलैंड के जो गोलमेज बैठक के बारे में। ये एक जो मीटिंग रही, राउंड टेबल जॉइंट मीटिंग रही दोनों दो देशों के बीच में, उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से न्यूजीलैंड एक प्राथमिक, एक इम्पोर्टेंट देश है हमारे लिए इस समय, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करें अगर इंडिया न्यूजीलैंड की और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें, तो ये एक राउंड टेबल मीटिंग हुई है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, एंड जहां पे इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशन दोनों कंट्रीज की आई और मिलके उन्होंने एक मीटिंग रखी है न्यू दिल्ली में। तो द मीटिंग जो थी उसके जो वो को चेयर की गई थी बाय द एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड हाई कमीशन ऑफ न्यूजीलैंड के द्वारा। तो ये देखा जा रहा है कि इस मीटिंग में यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने इस बात को माना है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है इस बात को कि दोनों के रिलेशंस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और इसीलिए अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं तो दोनों के दोनों बहुत तौर पर अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उन्हें काफी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट जहां पे देखा जाए, दोनों के जो संबंध है, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु वो दोनों ही इस पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए मुक्त व्यापार समझौते की, तो उसके ऊपर भी कार्य करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। तो जैसे कि हम बात करते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की, तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के साथ। अगर भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में या मुक्त व्यापार समझौते में आता है तो वो उनके रिलेशंस के लिए, ट्रेड रिलेशंस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात की जाए इस मीटिंग में, तो इस मीटिंग में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि मुक्त व्यापार समझौते के अलावा कई ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां पे भारत और न्यूजीलैंड दोनों को बहुत जरूरी है कि बैठ के एक दूसरे से पूरक होके वे देख सके कि किन और क्षेत्रों में जो है दोनों आपस में मिलके अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। तो जो ये डिस्कशन हुआ वो डिस्कशन आके लेके गया, ये चर्चा वर्ष 1986 की अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, जिसे बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट ऑफ 1986 के नाम से भी जाना जाता है, कि कटिट्स संयुक्त व्यापार समिति यानी जॉइंट ट्रेड कमेटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। तो किस तरीके से जो जॉइंट ट्रेड कमेटी है उसके जो उद्देश्य हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूजीलैंड ने निजी क्षेत्रों के साथ व्यापार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने पर काफी जोर दिया कि ट्रेड की जो फैसिलिटेशन है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि अगर हम बात करें की एरियाज की यहाँ पे बात करें जहाँ पे फोकस किया गया है वो है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जिसे हम बोलते हैं, प्रणाली को बढ़ावा देने, और कार्बन क्रेडिट सहयोग, कार्बन क्रेडिट कॉर्पोरेशन जिसे हम बोलते हैं, एवं दोनों पक्षों के व्यवसायों को द्विपक्षीय लाभ हेतु, यानी बायलैटरल अगर हम बात करी जाए कि किस तरीके से यहाँ पे कॉर्पोरेशन हो सकता है, और नॉन टैरिफ मेजर्स ताकि बायलैटरल गेन दोनों को यहाँ पे हो। तो इसके बीच जो था काफी चर्चा की गई, काफी बात की गई, और इसी के साथ साथ फोकस किया गया कि एयर कनेक्टिविटी कि एयर की अगर हम बात करें, एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो एयर से जो कनेक्टिविटी है इंडिया न्यूजीलैंड की, वहां पे हवाई संपर्क बढ़ाने पर भी काफी इस मीटिंग में जोर दिया गया है। अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात करी जाए और इंडिया के बारे में बात करी जाए, भारत के बारे में बात की जाए, तो किस तरीके के संबंध यहाँ पे रहे हैं, तो भारत और न्यूजीलैंड के काफी फ्रेंडली और ग्रोइंग रिलेशनशिप रहा है। अगर हम 1850 के दशक की बात करें और उस समय की बात करें, काफी इंडियंस जो थे क्राइस्टचर्च में जाके सेटल हो गए थे। काफी सारे इमाइग्रेंट्स पंजाब और गुजरात से न्यूजीलैंड गए 1890 में। और उसी के साथ साथ देखा जाएगा कि जो हमारे रिलेशन है जिसे हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो काफी हद तक इसके कारण बढ़े हैं। उसी के साथ साथ ये ऐतिहासिक संबंध के बाद अगर हम बात करें राजनीतिक संबंधों की, तो इंडिया और न्यूजीलैंड में काफी फ्रेंडली रिलेशंस देखने को मिले हैं। और जो लिंकेज है वो कॉमनवेल्थ के द्वारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में भी नियत है। दोनों देशों की अगर हम बात करते हैं तो एक ही वर्ष में स्वतंत्र हुए, और भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व वर्ष
1950 में एक व्यापार आयोग के उद्घाटन के साथ स्थापित किया गया और जिसके बाद में उच्च आयोग के रूप में अध्ययन किया गया। तो काफी अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटीज हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है 1950 में हुए। उसी के साथ साथ अगर और दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो वहीं पे उसी के साथ साथ डिसआर्मामेंट जिसकी हम बात करते हैं, नॉर्थ साउथ डायलॉग की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स जैसे इशू पर, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन या जिसे इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसी के साथ साथ इंटरनेशनल टेररिज्म को यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने को, इन सभी चीजों में जो है इनका काफी इंटरेस्ट रहा गया है। तो दोनों देश वैश्विक शांति के लिए कि विश्व में पीस और स्टेबिलिटी हो और उत्तर दक्षिण वार्ता की अगर हम बात करें तो वो बहुत जरूरी यहाँ पे डिस्कस करना बन जाता है। उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड ने अक्टूबर 2011 में अगर बात करी जाए तो इन ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी जो थी आइडेंटिफाई करी थी और जहां पे इंडिया को एक प्रायोरिटी कंट्री के रूप में देखा गया। एंड उसके बाद ये देखा जाए तो रिलेशंस जो है काफी अच्छे दोनों के बीच रहे हैं। महामारी के दौरान अगर सहयोग की बात की जाए तो दोनों देशों ने एक दूसरे को महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुएं और दवाओं और टीकों की जो जिस तरीके से आपत्ति श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करके महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे को काफी पैमाने पर सहयोग दिया। और भारत और न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के मद्देनजर इन देशों में फंसे एक दूसरे के नागरिकों को वापस लाने में भी काफी मदद की। तो कोऑपरेशन की अगर बात करी जाए तो काफी यहाँ अच्छे रहे हैं। मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब कोविड-19 के द्वारा कोविड-19 में के दौरान जो एक दूसरे के लिए आई गई। और उसी के साथ साथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो फैसिलिटेट, उन्होंने साथ ही साथ जो सभी एक दूसरे के नागरिक थे उनकी भी काफी मदद करी गई। वहीं पे अगर हम बात करें व्यापार संबंधों की यानी ट्रेड रिलेशंस की तो वो भी काफी अच्छे यहाँ दोनों देशों के बीच में रहे हैं। ट्रेड रिलेशंस की अगर और बात की जाए तो इंडिया जो न्यूजीलैंड का 11वां सबसे लार्जेस्ट टू वे ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और दोनों की अगर ट्रेडिंग की बात करी जाए, वैल्यू की बात करी जाए तो 1.880 बिलियन रही है सितंबर 2020 के अंत में। और एजुकेशन और टूरिज्म की अगर बात करी जाए तो एक नए क्षेत्र माने जा रहे हैं, विकास क्षेत्र है। भारत के साथ साथ शिक्षा और पर्यटन भी न्यूजीलैंड के विकास क्षेत्र हैं। उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रूप में भारतीय छात्र यानी महामारी पूर्व समय में 15,000 और दूसरे स्थान मतलब इस पे देखा जाए तो दूसरे स्थानों पर आते थे। और उसी के साथ साथ भारत मुख्य रूप से न्यूजीलैंड से अगर बात करी जाए तो कई तरह की ट्रेडिंग करता है, जैसे कि वुड की, वुल की, एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स की। और एक्सपोर्ट की अगर बात करी जाए जो भारत देता है, मेडिसिन हो गई, प्रेशियस मेटल्स हो गए, टेक्सटाइल, मोटर व्हीकल, और इन सभी का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ट्रेड यहाँ पे दोनों कंट्रीज की काफी स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ काफी सारे मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में देखे जाते हैं। वहीं पे अगर व्यापारिक गठबंधन की बात करी जाए यानी बिजनेस अलायंस की बात करी जाए तो भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद INZBC और भारत न्यूजीलैंड व्यापार गठबंधन INZTA वे दो प्रमुख संगठन हैं जो भारत न्यूजीलैंड जो जिस तरह के व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं यानी बिजनेस अलायंसेस। और ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा जो ट्रेड और उसी के साथ साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जो रिलेशंस रहे हैं उन्हें बढ़ावा देने में काफी सहयोग कर रही है। उसी के साथ साथ कल्चरल रिलेशंस की बात करी जाए तो हर तरीके के दीपावली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, गुरुपूरब, हर तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं वो काफी तरीके से न्यूजीलैंड में भी बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लगभग 2.5 लाख व्यक्ति और NRI हैं जिनमें से अधिकांश ने न्यूजीलैंड को अपनी स्थितीय निवास अभी इस समय बना लिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो चर्चा का विषय भी रहा इस साल की मीटिंग में और उसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिविल एविएशन कोऑपरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बहुत सारा एक लार्ज
डायस्पोरा न्यूजीलैंड में रहता है। तो उसी के साथ साथ जो टू वे टूरिज्म है, टूरिज्म की अगर हम बात करें तो वहां पे दोनों देशों के बीच जो है सीधा हवाई संपर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के लिए जो बायलैटरल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो ये कई ऐसे पहलू होंगे जहां पे दोनों देशों को देखना होगा। और वंदे भारत मिशन के तहत देशों के बीच संचालित सीधी उड़ानों ने एयरलाइंस के लिए व्यावसायिक रूप से सीधी साप्ताहिक उड़ान की संभावनाओं को सिद्ध किया है, फीजिबल किया है। और अगर देखा जाए तो एयरलाइंस को अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं किसी भी तरीके से तो उसके लिए कमर्शियली जो है वो काफी दोनों देशों के लिए बेनिफिट में रहेगा। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पे अंत करते हैं।